और मिर्जापुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बुलेरो से रौंदकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। आरोप बुलेरो के ड्राइवर पर लगा है। आरोपी ड्राइवर ने देखिए, आपको बता दें कि आरोपी ने आरोप लगाया है और ड्राइवर मुस्लिम समाज से है और आरोप है कि शादी से लौटते वक्त राजेश की बुलेरो ड्राइवर से बातचीत के दौरान में राजनीतिक बहस हो गई थी और इस दौरान ड्राइवर ने पीएम मोदी और सीएम योगी को अपशब्द कहे। राजेश ने विरोध जताया तो गाड़ी से उतरने के दौरान ड्राइवर ने राजेश को बुलेरो से रौंद दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के महुकर गांव का बताया जा रहा है और राजेश के परिजनों ने मिर्जापुर प्रयागराज रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। राजेश धर दुबे था जो उसी बोलेरो से उतरे थे और उसी बोलेरो के चालक ने उनकी दुर्घटना कर जानबूझकर उनकी हत्या की गई है, जिस पर इनके परिजन के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को मौके से पीएम के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में मिर्जापुर से संवाददाता सुमित गर्ग जुड़ गए हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि बोलेरो गाड़ी जो किराए पे परिजनों ने ली थी शादी को लेकर के, वो दूसरे दिन अपने घर वापस लौट रहे थे। अचानक वो ड्राइवर जो था वो काफी तेज से गाड़ी चला रहा था, तो जो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे उन्होंने मना किया है कि गाड़ी आप स्लो चलाओ, कुछ भी घटना हो सकती है। तो वो जब ड्राइवर बोलता है कि हमें बहुत तेज मतलब देर हो रही है, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से, और इसी कहते हुए गाड़ी फिर स्पीड में चलाता है। तो ड्राइवर के जो बगल में एक राजेश जो मृतक वो बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि लेट तो हर कोई को होता है, प्रधानमंत्री तक लेट हो जाते हैं, सीएम भी लेट हो जाते हैं किसी कार्यक्रम में, तो क्या वो हवा की तरफ आगे इस तरफ कोई बात आगे बढ़ती है। और इसी गुस्से में वो कुछ जवाब देता है, दोनों लोग के बीच में बहस बढ़ती है और अचानक जो ड्राइवर होता है वो बगल में जो मृतक हैं जो बैठे हुए होते हैं गाड़ी में, उनका गेट खोल देता है। वो गेट खोल देता है तो वो गाड़ी के किनारे पकड़ के लटके हुए थे और 20 मीटर बता रहे हैं, 20 मीटर ज्यादा वो घसीटते हैं, जमीन पर घसीटा रहे होते हैं। लेकिन ये जो ड्राइवर है वो गाड़ी बढ़ा रहा था आगे, और जब वो गिर जाते हैं जमीन पे तो रुकता है ड्राइवर, उनके सीने पे गाड़ी चढ़ाता है और सीने पे गाड़ी चढ़ाने के बाद वो आगे भागने की कोशिश करता है। तब तक जो और लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं वो उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। पकड़ के वहां पे पब्लिक जुटी आती है और ड्राइवर को पकड़ा जाता है, लेकिन जो मृतक थे लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं और उसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर भाग जाता है। परिजन जो हैं वो मौके पे जाम लगा देते हैं। आला अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं। लोगों के आसपास जो गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वर्तमान जो अभी स्थिति है वो सभी लोग थाने पहुंच चुके हैं और सबका बयान दर्ज किया जा रहा है। जो गाड़ी में बैठे हुए थे बता रहे हैं 2 लोग और थे, जो 1 लोग पहले ही उतर चुके थे और एक उनके मृतक के साथ में बैठे हुए थे। और दोनों ये लोग दिल्ली के रहने, एक दिल्ली के रहने वाले हैं, एक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जो मृतक, ठीक है सुमित, पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां अधेड़ उम्र के आरोपी शाह आलम पर आरोप है कि वो नाबालिग को झांसे में फंसाकर जिले से बाहर उत्तराखंड के काशीपुर ले गया और अपहरण के बाद भी कई दिनों तक नाबालिग से बलात्कार करता रहा। यही नहीं, अपने 2 साथियों को बुलाकर भी रेप करवाने का आरोप है। वहीं पुलिस ने सर्विलांस के जरिए लड़की की लोकेशन ट्रेस की और घटना स्थल पर जा पहुंची। बदहवास हालत में मिली किशोरी मेडिकल उपचार के लिए भेजी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपियों का जब लड़की से मन भर गया तो लड़की को 500 रुपए देकर आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए, थाना मीरगंज में इस तरह की एक घटना हुई है जिसमें एक युवती का अपहरण करने की बात सामने आई थी। उसमें धारा 363-66 मुकदमा पंजीकृत किया गया था। युवती को बरामद कर लिया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता चित्रंजन जुड़ गए हैं। चित्रंजन, तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक पूरे मामले को लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं? मैं आपको बता दूं, ये 6 तारीख का मामला है और 6 तारीख को ये लड़की को अधेड़ गांव का आदमी लेके गया था और इसने पहले लड़की का
ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करने के बाद काशीपुर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया और इस लड़की को 2 लोगों के सामने और परोस दिया गया। पुलिस ने इस मामले में सर्विलांस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस 161 के बयान कर चुकी है, अब 164 के बयान कराएगी। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, अपहरण का मामला दर्ज किया है। अब लव जिहाद का जो 164 का बयान होगा उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया चित्तरंजन आपका। गाजियाबाद में बीते दिनों ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था और उसके बाद में अब दूसरे आरोपी और इस गुनाह का मास्टरमाइंड शाहनवाज खान उर्फ बद्दू को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से शाहनवाज उर्फ बद्दू को गिरफ्तार किया गया। बद्दू से पुलिस की पूछताछ जारी है। बद्दू से विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण पर भी सवाल होंगे, यानी कि बद्दू अब हर राज उगलेगा। बद्दू बताएगा कि उसका आका कौन है और किसके इशारे पर वो काम कर रहा था। गाजियाबाद पुलिस, मुमरा पुलिस और इसके अलावा अलीबाग की पुलिस ने मिलकर बद्दू को खोज निकाला। शाहनवाज खान उर्फ बद्दू की तलाश उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र पुलिस भी कर रही थी। बद्दू का आज 10 सवालों से सामना होगा। वो सवाल आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आइडिया कहां से आया। सवाल नंबर 2, गैंग में कौन कौन शामिल है। अभी तक 2 नाम निकलकर सामने आए, कुछ और भी नाम आ सकते हैं। सवाल नंबर 3 होगा कि कैसे अपने जाल में ये नाबालिगों को फंसाते थे। और सवाल नंबर 4 होगा कि अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण किया गया है। सवाल नंबर 5, गिरोह के तार कहां कहां फैले हुए हैं। और सवाल नंबर 6 होगा कि किशोरों के धर्म परिवर्तन का मकसद आखिर क्या था। सवाल नंबर 7, शहर के मदरसों के मौलाना का क्या रोल है इसमें। और सवाल नंबर 8 होगा कि धर्मांतरण के लिए कहां कहां से फंडिंग होती थी। और सवाल नंबर 9 कि फंडिंग के पीछे आखिर कौन कौन है। और सवाल नंबर 10, धर्मांतरण के बाद आगे का क्या प्लान था। और ज्यादा जानकारी के साथ में मुंबई से प्रशांत पांडे जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से जुड़ गए हैं अमित राणा। सबसे पहले रुक करेंगे अमित का। अमित, एक बड़ा खुलासा पूरे मामले को लेकर उस दिन हुआ जब सामने आया कि एक ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद अब 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बताइए कि आगे पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, बीती 30 मई को जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ था कबीरनगर थाने में, उसके बाद से ही अब्दुल रहमान को 2 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। जो अब्दुल रहमान है वो मौलवी था गाजियाबाद की संजय नगर मस्जिद में, और वही बच्चों को इस बात को लेकर उकसाता था कि वो इस्लाम को कबूल करें, इस्लाम की तरफ उनको फेंका जाता था। जो मेन आरोपी बताया जा रहा था इसमें शाहनवाज उर्फ बद्दू, इसकी बीते लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें भी बीते कई दिनों से मुंबई में पड़ी हुई थी और आखिरकार कल इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ इसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि जिस तरह की चैटें इसके सामने आई थी, उस चैट में साफ तौर पर बताया जा रहा था कि आपको इस्लाम कबूल करना है, आपको इस तरीके से नमाज अता करनी है, इस तरीके से अगर आपको घर से निकलना है तो घर से निकलने के लिए आपको क्या क्या बहाने देने होंगे। सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो धर्मांतरण का पूरा खेल खेला जा रहा था, ये 3 स्टेप में खेला जा रहा था। जहां फोर्टनाइट नामक गेमिंग ऐप थी, उस गेमिंग ऐप में बच्चों को खिलाया जाता था और उनको फिर वहां से ही दूसरे ग्रुप में जोड़ने के बाद जो डिस्कॉर्ड करके एक ग्रुप था, उस ग्रुप में जोड़ा जाता था, जो कि एक मुस्लिम युवक द्वारा बनाया था, लेकिन हिंदू नाम से वो बनाया जाता था। और जो जिन बच्चों का धर्मांतरण करना होना था उसमें उनका वहां पर ब्रेन वॉश किया जाता था। साथ ही उन्हें आयतें भी पढ़ाई जाती थी, नमाज पढ़ने की चीजें बताई जाती थी। इतना ही नहीं, 3rd स्टेज में ये जाकिर नाइक की प्रतिबंधित वीडियो उनको दिखाया करते थे। ये तमाम ऐसी बातें थी। ना सिर्फ ये 3 स्टेज थी, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, शाहनवाज की जो चैट वायरल हुई थी, उस वायरल चैट में ये आया था कि शाहनवाज ने धर्मांतरण किए जाने वाले छात्रों को इस बात का प्रलोभन भी दिया था कि वो उन्हें जल्द से जल्द दुबई लेकर जाएगा। दुबई जाने का जो भी खर्चा होगा वो वहन खुद बद्दू करेगा, बच्चों का कोई भी खर्चा उसमें नहीं आना है। तो यानी कि शाम दाम दंड भेद
तमाम चीजें अपनाकर बच्चों का धर्मांतरण यहाँ किया जा रहा था। इनका सॉफ्ट टारगेट होते थे वो छोटे छोटे बच्चे जो कि इस चीज को नहीं जानते थे। सबसे पहले उन्हें गेमिंग ऐप के जरिए फंसाया जाता था, उसके बाद उन्हें इस तरह का प्रलोभन दिया जाता था। ये भी कहा जाता था कि अगर आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे, आयतें पढ़ने से ही आपको जीत भी हासिल होगी। बच्चों को हर तरीके से ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें इस्लामिक वीडियोस दिखाई जाती थी। इतना ही नहीं, इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था, जहां पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल को भी जो ग्रुप है उसमें शेयर किया गया था और उस पर भी वीडियो दिखाई जाती थी। मतलब कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस जो गिरोह के तार हैं वो विदेशों तक भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल, और कहां से फंडिंग होती थी, कौन कौन इस गिरोह में शामिल है, ये कई बड़े सवाल बने हुए हैं। मुंबई से प्रशांत पांडे भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर बद्दू की बात की जाए तो मुंबई में कई रिश्तेदार भी हैं जिससे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी। अब मुंबई से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि इसमें सबसे बड़ा लिंक मुंब्रा पुलिस को और गाजियाबाद पुलिस को उसके मां के बयान के बाद से मिला था। तभी स्पष्ट हुआ था कि जो आरोपी है अपने भाई के साथ कई जगह बदल रहा है। देखिए, पहले वो मुंब्रा से अपना घर छोड़ करके सोलापुर गया, उसके बाद वहाँ का लोकेशन ट्रेस होने के बाद पता चला कि यहाँ पुलिस आ रही, तो वहाँ से वो गोवा गया। गोवा जाने के बाद उसे पता चला कि अब जो है पुलिस गोवा आने वाली, तो वहाँ से वो मुंबई आया, मुंबई के मझगांव इलाके में रहा, फिर यहाँ से जो है वो अलीबाग गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 जून से लेकर के 12 जून के बीच वो 5 जगह चेंज कर दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो फोन का इस्तेमाल करता था तो वाईफाई का इस्तेमाल करता था, व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए, अपना नेट यूज नहीं करता था। यही एक बड़ी चैलेंजिंग थी कि जब उसका फोन ऑन होगा और जब वाईफाई यूज होगा तभी उसको पकड़ा जा सकता है। और जब इसने नया सिम कार्ड अलीबाग में खरीदा तो वहां से लिंक जो है पुलिस को लगी। उसके बाद पुलिस वहां पर जाकर पहुंची, उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको पीछे दिखाता हूं, ये थाने कोर्ट है। अगले कुछ समय बाद यहीं पर शहनवाज को लेकर आया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की कस्टडी मांगी जाएगी। जिस तरह से मेरी गाजियाबाद पुलिस और साथ ही साथ मुंबई पुलिस से भी मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है बहुत शातिर था, अपने भाई के साथ जो है हमेशा जगह बदलता था। जिससे सिम कार्ड लिया था उसको भी पुलिस जो है इंक्वायरी के लिए लेके आई थी। क्या उसका कोई इसमें से लेन देन था या हमेशा वही सिम कार्ड प्रोवाइड करता था, वाईफाई उसको कहां से मिलता था, ये तमाम चीजें जो है अब जांच का एक पहला है। जैसे ही उसे अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड कॉपी जब अदालत में रखी जाएगी तो देखना होगा कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे आधार बना करके पुलिस अपनी कस्टडी मांगेगी। क्या शहनवाज ने सिर्फ 2 ही लोगों का धर्म परिवर्तन किया है, क्या उसका एक ही ग्रुप था व्हाट्सएप का जिसमें वहां पर गाजियाबाद का कांटेक्ट हुआ, या इसके अलावा और कौन कौन से संपर्क हैं, ये तमाम चीजें जो है आज अदालत में पेश होने के बाद अपने रिमांड कॉपी में पुलिस रखेगी और आगे की कस्टडी मांगेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुका है कि 1 जून से लेकर के 12 जून के बीच 5 जगह जो है आरोपी फरार था, अपने भाई के साथ फरार था। उसकी मां जब वापस आई, उनके बयान के बाद जो है लीड जो है गाजियाबाद पुलिस को मिली। उसके बाद मुंबई पुलिस की मदद से गाजियाबाद की टीम जो है अलीबाग गई, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन प्रशांत, जो मोबाइल का डेटा था उसे भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी, फॉरेंसिक टीम को भेजी गई थी तमाम डॉक्यूमेंट्स, और आपने सिम का भी जिक्र किया। तो क्या मोबाइल के आधार पर कुछ ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि चैट तो हमने पहले भी दिखाई अपने दर्शकों को, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक बार अदालत में जब पेशी हो जाएगी और ये तो बात तय है कि आरोपी के मोबाइल से कई राज खुलेंगे। कितने सिम कार्ड उसने इस्तेमाल किया है, किनके संपर्क में था, किनके आश्रय में जाकर रहता था, ये तमाम चीजें जो है जांच का विषय है। मैंने जैसे कहा कि उसे कल गिरफ्तार किया गया है, पुलिस कुछ समय बाद थाने कोर्ट में लेके आएगी, वहां पर उसे पेश करेगी। देखना होगा कि रिमांड मांगने के लिए क्या वजह पुलिस बताती है। क्या उसने और कई ग्रुप बनाए थे या उसके संपर्क में और कोई था, ये तमाम चीजें जो है जांच का विषय है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल प्रशांत, सवाल कई सारे हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जिसे कोर्ट में पेश करके कस्टडी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 18।